आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की भी है। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में पूरे धूमधाम से निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। उनके साथ उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र का रथ भी इस यात्रा में साथ चल रहे हैं। इससे पहले सुबह मंगल आरती और पूरे विधि विधान से पूजा के बाद भगवान जगन्नाथ को नंदी घोष रथ, देवी सुभद्रा को दर्पदलन और बलभद्र को तालध्वज रथ पर विराजित किया गया। परंपरा के मुताबिक पूरी राज परिवार के गजपति दिव्य सिंह देव ने रथ के आगे सोने के झाड़ू से बुहारा लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की। रथ से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर जाएंगे। ये उनकी मौसी का घर माना जाता है। वाराणसी में भी जगन्नाथ रथ यात्रा की रौनक देखने को मिली। काशी में आज रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ भक्तों को दर्शन दिए और इसी के साथ वहां लक्खा मेला का भी शुभारंभ हो गया। मान्यता है कि काशी में रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन से उतना ही पुण्य मिलता है जितना पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन से। पश्चिम बंगाल के दीघा में पहली बार जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। अप्रैल में स्थापित ये मंदिर पुरी के मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। सीएम ममता बनर्जी ने रथ के आगे पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी रथ यात्रा के रास्तों पर झाड़ू लगाकर भगवान के प्रति अपनी आस्था जाहिर की। सोनप्रयाग में भूस्खलन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटरमार्ग पर अचानक से पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर ढह गया और उसका मलबा पूरी रफ्तार से गिरता हुआ मंदाकिनी नदी में समा गया। बताया जा रहा है कि यहाँ आए दिन भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खतरे को देखते हुए यहाँ हर वक्त एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती रहती है ताकि उनकी मदद की जा सके। बुजुर्गों और बच्चों को एसडीआरएफ के जवान कंधे पर उठाकर उन्हें रास्ता पार करवा रहे हैं। झारखंड के लोहरदग्गा में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। ऐसे में वहां की बरही नदी में एक युवक बहते बहते बचा। दरअसल नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। ऐसे में बाइक सवार 2 युवकों ने नदी पार करने की कोशिश की लेकिन वो पानी के तेज बहाव में फंस गए। हालांकि काफी कोशिशों के बाद ग्रामीणों ने मिलकर उस युवक को बचा लिया लेकिन उसकी बाइक पानी में बह गई। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर ओल्ड एज होम बुजुर्गों की दुर्दशा से जुड़ी हुई है। नोएडा में आनंद निकेतन वृद्ध सेवा आश्रम नामक ओल्ड एज होम में बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। छापेमारी के दौरान जब टीम ओल्ड एज होम के अंदर पहुंची तो एक बुजुर्ग महिला को कपड़े से बांधकर कमरे में बंद किया गया था। वहीं पुरुष बुजुर्गों को तहखाने जैसे अंधेरे कमरों में ताले लगाकर रखा गया था और कई लोगों के पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं थे। ऐसे में जरूरी है कि ओल्ड एज होम में बुजुर्गों से हो रहे अमानवीय बर्ताव को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 55 में चलाए जा रहे एक ओल्ड एज होम की हैं। इस ओल्ड एज होम में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ आनंद निकेतन वृद्ध सेवा आश्रम नाम की संस्था में बुजुर्गों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो किसी जघन्य अपराध से कम नहीं है। बुजुर्गों के साथ संस्था के अमानवीय व्यवहार को देखकर छापा मारने गई टीम भी सन्न रह गई। यूपी राज्य महिला आयोग, नोएडा पुलिस, समाज कल्याण विभाग और जिला प्रोबेशन विभाग की टीम ने 40 बुजुर्गों को रेस्क्यू किया और आश्रम को सील कर दिया गया।
समय मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 55 के उस वृद्धा आश्रम में, जहाँ पे कल बुजुर्गों की दैनिक स्थिति देखी गई थी, जहाँ पे कल छापेमारी की गई थी, जिसमें समाज कल्याण विभाग के साथ राज्य महिला आयोग के साथ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई थी। और जिस तरीके से बुजुर्गों की यहाँ हालत देखी गई थी, बांधा गया था उनको, ऐसे जैसे बिल्कुल कैद करके रखा हुआ, उस तरीके की स्थिति देखने को मिली थी। फिलहाल आज फिर से ही टीमें आई हुई हैं और राज्य महिलाओं के साथ पुलिस की टीम भी है। आप देख सकते हैं कि दोनों बुजुर्ग बैठे हैं, मैम बैठी हैं, और इनमें से जिनका कल एक वीडियो आया था वो यही महिला है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कितने कमज़ोर हुए रखे हैं। आप जान सकते होंगे कि किस तरीके से इनका यहाँ पे रख रखाव किया होगा, किस तरीके से इनका पालन पोषण किया होगा, क्योंकि इनकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और मुझे लग रहा है कि कुछ कहना चाह रहे हैं, या बाबू जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मुझे चक्कर आते हैं। हाँ जी, चक्कर आते हैं। आपको चक्कर आते हैं? हाँ, अब खाने को सही मिलता था? नहीं आता था। वजन कम हो गया। वजन कम हो गया। तो देख सकते हैं जैसे कि बोल भी नहीं पा रहे हैं और इतने कमजोर हो गए हैं। आनंद निकेतन वृद्ध सेवा आश्रम में राज्य महिला आयोग, नोएडा पुलिस, समाज कल्याण विभाग और जिला प्रवेशन विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। और इस दौरान जो कुछ भी देखने को मिला उससे इंसानियत तो शर्मसार हुई, इसके साथ ही इंसानी रिश्ते भी तार-तार हो गए। अरे वो कह रहे कपड़ा यही है बस एक पहनने को। आपके पास कपड़ा नहीं है बाबा, चादर नहीं है, बिस्तर नहीं है, कुछ भी। कल मैं नोएडा सेक्टर 55 स्थित एक वृद्धाश्रम में गई थी। उस आश्रम में मैंने देखा कि उस आश्रम में वृद्धों की स्थिति इतनी खराब है कि आप जेल को कहते थे कभी कि जेल खराब होती है, वो जेल से भी बदतर स्थिति है। वहाँ पे एक महिला की वीडियो पहले वायरल हुई थी। जिस महिला को आपने वीडियो में देखा है वो महिला अपने समय की रैकी हीलर थी और पूरे नोएडा में फेमस थी। बहुत लोगों को उन्होंने ठीक किया। उस महिला को उन्होंने बांध के रखा। पूछने पर कहते हैं जी कपड़े फाड़ती है, ये करती है, वो करती है, जिसमें कि मैं उस महिला के साथ आधा घंटा रही। उस महिला ने ऐसा कुछ नहीं किया। कल तो उसको कुछ नशे का इस तरीके का उन्होंने कुछ दवाई दी हुई थी कि वो बोल ही नहीं पा रही थी और ना ही वो ठीक से आँख खोल पा रही थी। उसके बाद चूंकि मेरे साथ बहुत सारी पुलिस प्रशासन था तो हमें पता चला, एक व्यक्ति ने हमें इशारा किया, वहीं रहने वाले वृद्ध ने, कि यहाँ लोगों को ताले में बंद करके भी रखा जाता है। सुनो एक बात बोलो, तुमने इसका छापेमारी के दौरान जब टीम अंदर पहुंची तो एक बुजुर्ग महिला को कपड़े से बांधकर कमरे में बंद किया गया था। वहीं पुरुषों को तहखाने जैसे अंधेरे कमरों में ताले लगाकर रखा गया था। कई लोगों के पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे। छापेमारी के दौरान बुजुर्ग महिलाएं बदहाल हालात में मिली। छापेमारी करने वाली टीम के मुताबिक इस ओल्ड एज होम का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग महिला के हाथ बांधकर कमरे में बंद करने की तस्वीरें थी। ये वीडियो जब समाज कल्याण विभाग लखनऊ तक पहुंचा तो इसे देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। हम लोगों ने जांच जब शुरू करी सेकंड फ्लोर पे जाके, तो वो उस तरफ एरिया से कहते रहे इधर कमरे ही नहीं है। हम लोग फिर नीचे आए, उन्होंने हमें फिर इशारा किया उन वृद्ध ने कि नहीं ऊपर हैं लोग, बंधक भी बनाते हैं लोग। हम ऊपर पहुंचे तो देखा वाकई एक कमरे में बड़ी निर्दयता से एक व्यक्ति को बंधक बना के रखा हुआ है। मैंने उन बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने कहा मैं डॉक्टर था अपने समय में। चूँकि बच्चों के आजकल के बच्चों की स्थिति बयां करता है वो कि उनकी मानसिकता कहाँ जा रही है। वो वृद्धाश्रम, वहाँ पे उनको फिर हमने बात किया तो उनके कमरे में आप इमेजिन करेंगे एक बेड बिना चद्दर का, एक रजाई और एक वो निक्कर पहने थे। उनके रूम में इसके अलावा कोई एक सामान नहीं था। ऐसा कैसे कोई जीवन व्यतीत कर सकता है? और आपने उसे ताला लगाया। वहाँ की जो वार्डन है, मैंने उनसे पूछा तो बोली मैडम ये मारते हैं। मैं और एसीपी मनीषा समेत 10 लोग उनके साथ खड़े आधा घंटा बात करते रहे। वो बिल्कुल नॉर्मल वे में मेरी आपकी तरह बात करते रहे कि मैं ऐसे पहुंचा, ये हुआ, ये हुआ। बताया जा रहा है कि संस्था में बुजुर्गों को रखने के लिए 2.5 लाख रुपए बतौर डोनेशन वसूला जाता था। इसके अलावा 6,000 रुपए प्रतिमाह रहने और खाने के लिए वसूले जाते थे। जब टीम ने परिजनों से संपर्क किया तो उन्होंने सब कुछ सामान्य बताकर मामले को टालने की कोशिश की। छापेमारी में ये भी सामने आया कि संस्था में बुजुर्गों की देखभाल के लिए कोई भी प्रशिक्षित स्टाफ नहीं था। बुजुर्ग अपनी देखरेख खुद कर रहे थे। कई लोगों के कपड़े गंदगी से सने हुए थे जिससे उन्हें गंभीर बीमारियां भी हो चुकी थी।
छापेमारी के दौरान ओल्ड एज होम में मिली एक महिला ने खुद को नर्स बताया, लेकिन जब टीम ने पूछताछ की तो पता चला कि वो केवल 12वीं पास है और कोई मेडिकल ट्रेनिंग नहीं है। बहुत अच्छा किया। कोई इसका हाथ बांध के कमरा बंद करके बैठे, वो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। नोएडा पुलिस के मुताबिक राज्य महिला आयोग की शिकायत पर सेक्टर 55 के आनंद निकेतन वृद्ध सेवा आश्रम का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। सभी बुजुर्गों को मान्यता प्राप्त सरकारी ओल्ड एज होम में भेजा जाएगा। अब इस मामले में महिला आयोग और प्रशासन संयुक्त रूप से आगे की कार्रवाई कर रहा है और आश्रम मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आज हम लोग 3 लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं अपने दनकौर झांझर वृद्धाश्रम में और नोटिस यहाँ जारी हो रहा है। अब जांच होगी, जांच होने के बाद देखते हैं क्या हो सकता है। आप लोग यहाँ आए थे, क्या क्या मिली और क्या क्या आप लोगों को खाने का किचन चेक किया, सारे रूम खुलवा के चेक किए तो उसमें से 2-3 लोग बंधे हुए मिले, लॉक लगा के, बाहर से लॉक लगा था, हवा पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, कपड़े नहीं पहने थे, ऐसे निर्वस्त्र, इसी तरीके का था। अब देखते हैं कार्रवाई। सीलिंग को लेके नोटिस जारी किया है, अब देखते हैं क्या हो सकता है। सवाल है कि ओल्ड एज होम खोलने के लिए क्या शर्तें होती हैं। ओल्ड एज होम खोलने के लिए मुख्य रूप से एक रजिस्टर्ड गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ होना चाहिए, जो वृद्ध, निराश्रित या विकलांग व्यक्तियों को आवास प्रदान करता हो। पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष और महिलाओं के लिए 55 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें भारत का नागरिक और उस राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां वृद्धाश्रम स्थित है। जाहिर है आज समाज में तमाम लोग अपने माता पिता को बोझ समझने लगे हैं और उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। सवाल है कि क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे जिन पर चढ़कर तुमने दुनिया देखी, और क्यों कड़वी लगती है उनकी बातें जिनकी वजह से तुमने बोलना सीखा। बस समय का फेर है। आज उन कंधों में वो ताकत नहीं, उन पैरों में वो जोर नहीं जो घर गृहस्थी का बोझ उठा सके और जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठा सके। यही वजह है कि आज वो अपनी संतानों को बोझ लगने लगे हैं। घर के किसी कोने में उनके लिए जगह नहीं बची है और वो उठाकर फेंक दिए गए हैं किसी ऐसे ओल्ड एज होम में जहां उनकी सिसकियां किसी अंधेरे कमरे में कैद होकर दम तोड़ रही हैं। काश ये जिल्लत और जलालत न झेलनी पड़ती अगर आज उनके कंधों में वो ताकत होती जिन्होंने अपना घर बनाया और बसाया था। लेकिन अब सब कुछ कहीं गुम सा हो गया है जो लौट कर वापस कभी नहीं आएगा। ऐसे में जरूरी है कि ओल्ड एज होम में बुजुर्गों से हो रहे अमानवीय बर्ताव को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। नोएडा से अरुण त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली को 105 नई ई बसों की सौगात मिली। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्रेन के जनरल कोच में सफर करते हुए फिल्मी गाने गाए। दरअसल गुरुवार को ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए नई ट्रेन सेवा शुरू हुई है। ऐसे में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ग्वालियर से अशोकनगर तक ट्रेन के जनरल कोच में बैठकर सफर किया। इस दौरान सिंधिया के साथ ग्वालियर जिले के पत्रकार भी मौजूद थे। उनसे बात करते हुए फिल्मी गानों की बात चली तो मीडिया कर्मियों के साथ सुर में सुर मिलाते हुए केंद्रीय मंत्री ने भी जमकर फिल्मी गाने गाए। अब इसी बात पर आप मेरे साथ अशोकनगर तक चलें। दिल्ली को 105 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली है। सीएम रेखा गुप्ता ने तमाम सुविधाओं से लैस इन देवी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही दिल्ली के नरेला में एक बस टर्मिनल का भी लोकार्पण किया। पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसून एक्टिव हो गया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है तो वहीं राजधानी दिल्ली में 30 जून से बारिश की संभावना जताई गई है। पहाड़ों पर भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे पर एक बार फिर लैंडस्लाइड देखने को मिला। वहीं असम के डिब्रूगढ़ में भी बाढ़ के हालात हैं। केरल के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए IRCTC ने बड़ी पहल की। भारतीय रेल और IRCTC ने दक्षिण भारत यात्रा के लिए भारत गौरव ट्रेन चलाने की घोषणा की है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर IRCTC के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की मांग पर एक बार फिर से 14 अगस्त को सहरसा से भारत गौरव ट्रेन चलाई जाएगी। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले में शामिल 19 गाड़ियों में डीजल की जगह पानी भर दिया गया, जिसकी वजह से गाड़ियों का इंजन एक एक करके बंद हो गया। जब राज्य के मुख्यमंत्री का ये हाल है तो डबल इंजन की सरकार में आम जनता की गाड़ी कैसे चलती होगी, ये कल्पना से परे है। और जिस पेट्रोल डीजल पर आप उसके दाम के बराबर टैक्स भरते हैं, उसमें आपको पानी मिलाकर बेचा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जब मिलावटखोर मुख्यमंत्री को ठगने से बाज नहीं आ रहे तो आम जनता का क्या हाल करते होंगे। दम लगा के हैशा, ये हाल है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल होने वाली गाड़ियों का। मध्य प्रदेश के मिलावटखोरों ने रतलाम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले के लिए इंदौर से आई गाड़ियों में ऐसा डीजल भर दिया जिसमें डीजल कम पानी ज्यादा बताया जाने लगा। समस्या सर यही कि जब गाड़ियां यहाँ पे आ चुकी थी, डीजल गाड़ियों में डल चुका था, पंप वाले को इतनी तो जानकारी होती है कि मेरे डीजल में फ्यूल में जो भी समस्या आ रही है, पानी मिस्टेक हो रहा है, लीकेज होकर उसमें जो मिक्स हुआ है, तो वो चाहते तो हमें बता सकते थे। लेकिन अगर उन्होंने नहीं बताया तो ये गलती सरासर इनकी है, क्योंकि उन्हें मालूम है अच्छे से, क्योंकि ये प्रदेश की सुरक्षा और CM साहब की कारकेट का जिम्मा है। ठीक है, ये सारी चीज़ हमारे कंधे पे आती है। ठीक है, हमने उनको बोलने के डलाने के पहले ही हमने सारी चीज़ें उनको क्लियर करी। उन्होंने बाकायदा सारी गाड़ियों में डीजल डाला, लेकिन उन्होंने एक गलती करी कि ये चीज़ क्लियर नहीं करी कि डीजल के अंदर पानी मिक्स हो चुकी। देखिए इन गाड़ियों की टंकी से कैसे मिलावटी डीजल को निकाला जा रहा है। मिलावटखोरों ने डीजल में इतना ज्यादा पानी मिला दिया कि डीजल का अता पता ही नहीं है। इसका सबूत ये बोतल है। बोतल में इसे डालकर देखा तो पूरा खेल समझ आ जाता है। नीचे पानी है और ऊपर डीजल तैर रहा है। और यही पानी वाला डीजल मध्य प्रदेश के रतलाम में मुख्यमंत्री के काफिले की कारों में भर दिया गया। नतीजा, सारी गाड़ियां एक एक करके अचानक बंद हो गई। लेकिन गनीमत रही कि ये सब मुख्यमंत्री के आने से पहले ही हो गया, वरना मुख्यमंत्री की मौजूदगी में पता चलता कि सुरक्षा खतरे में पड़ जाती, जब यूं मुख्यमंत्री के काफिले में दौड़ती गाड़ियां पानी मिले डीजल की वजह से धक्का मार बन जाती। सर हमारी गाड़ी में ये हो कि हम DRP लाइन से गाड़ी लेके निकले और डीजल डलवाने आए थे हम पंप पर। तो ये डोसी गांव का पंप है, भारत पेट्रोल पंप। यहाँ पर हमने डीजल डलवाया, हमारी सारी गाड़ियों में डीजल हमने फुल करवाया, क्योंकि कल CM साहब का कारकेट है, हमारी गाड़ियाँ उनमें लगी हुई हैं। तो हमने डीजल डलवाने के बाद में हमारी एक एक करके गाड़ी हमने साइड में खड़ी करी। भरने के बाद हमारी एक गाड़ी बंद हुई, 2 गाड़ी बंद हुई, धीरे धीरे करके हमारी सारी गाड़ियाँ बंद हो गई है। बंद होने के बाद में हमने पेट्रोल पंप वालों से पूछा कि भैया आपकी डीजल में मिस्टेक तो नहीं है कि हमारी गाड़ियाँ बंद हो रही, तो उन्होंने बोला कि हमारी डीजल में कोई मिस्टेक नहीं है। फिर हमने सारी गाड़ियों में भरने के बाद उनसे चेक करवाया, तो चेक करा तो उसमें आधा डीजल आधा पानी निकला। जहां मुख्यमंत्री के ही काफिले की कारों में मिलावटी डीजल भर दिया जाता हो, वहां भ्रष्टाचार के हालात को समझना मुश्किल नहीं है। जो है जिला खाद्य अधिकारी भी हमारे साथ हैं और सारी टीम यहाँ पे अभी जांच चल रही है। जो भी फिर इसमें फाइंडिंग्स होंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल, अभी सब जांच में है विषय, कार्रवाई की जाएगी। जो भी फाइंडिंग्स निकलेंगी उनके अनुसार विधिवत कार्रवाई करेंगे। जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री के काफिले में मिलावटखोर मिलावट करने से नहीं डरते, वहां जनता के साथ कैसा सलूक होता होगा, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि हिंदुस्तान में ये मिलावट का दौर है। देखिए, ये मिलावट का दौर है हिंदुस्तान में। दूध में मिलावट, पनीर में मिलावट, मावा में मिलावट, घी में मिलावट, आहार पोषण में मिलावट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनाज में मिलावट, सरकारी नौकरियों में मिलावट, सामाजिक ताने बाने में मिलावट। अब सोचिए कि जब मुख्यमंत्री के पेट्रोल में मिलावट है
और गाड़ियां रुक गई इसके वजह से उनकी, तो आम आदमी का इस प्रदेश में क्या हाल होगा, आप खुद सोच लीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव चाहे जितनी तलवार भांज ले, चाहे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़े एक्शन का दावा कर ले, लेकिन क्या मोहन यादव के एक्शन की धार से और चलती तलवार से मध्य प्रदेश के मिलावटखोरों को रत्ती भर भी फर्क पड़ता है, कहना मुश्किल है। रतलाम में MP राइज 2025 कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। कॉन्क्लेव में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा, सुनिए। मैं तो यही सोचता था कि कभी हिसाब गड़बड़ा जाएगा तो इनका होएगा क्या। कभी डर तो लगता था। वो फोटो देखो, हर दीवार पे नोट टंगे, हर एक दरवाजे पे नोट टंगे, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। अब सवाल है कि क्या पेट्रोल पंप वाला डीजल में पानी का खेल क्या बिना किसी सरकारी संरक्षण के कर रहा था, या फिर इस मिलावट का मीटर असल में किसी सरकारी अधिकारी के हाथों से चलता है, जिससे पेट्रोल पंप वाले बेखौफ होकर मुख्यमंत्री के काफिले की कार तक में पानी वाला डीजल भरने से नहीं डरते। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 303 अंक चढ़कर 84,059 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 89 अंकों पर चढ़ा, ये 25,638 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट रही। दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना 930 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 97,670 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी की कीमत भी 100 रुपए फिसली। अब 1 किलो चांदी की कीमत 1,03,000 रुपए हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 24 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 48 पैसे हो गई। Xiaomi ने चीन में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV Xiaomi YU7 लॉन्च की है। कंपनी ने इसे 3 वेरिएंट में लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 30 लाख रुपए है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी कोल्हापुरी चप्पलों की, जिनकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। चर्चा की वजह बनी इटली की लग्जरी कंपनी प्राडा। दरअसल इटली के मशहूर मिलान फैशन वीक में लग्जरी कंपनी प्राडा के समर कलेक्शन में मॉडल्स कोल्हापुरी चप्पल पहने नजर आए। इस इवेंट की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों की नजरें रैंप वॉक करते मॉडल्स के पैरों में दिख रही कोल्हापुरी चप्पलों पर गई। फैशन शो फॉलो करने वालों ने चमड़े वाली कोल्हापुरी चप्पल को तुरंत पहचान लिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर मॉडल्स को कोल्हापुरी चप्पल पहने फोटो शेयर की जाने लगी और कंपनी को ट्रोल किया गया। लोगों ने हैरानी जताई कि इतनी बड़ी कंपनी ने कहीं भी ना तो इसका जिक्र किया और ना ही क्रेडिट दिया कि ये चप्पलें भारतीय पहनावे से प्रेरित है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इटली की कंपनी कोल्हापुरी चप्पल को 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत में बेच रही है, जबकि भारतीय बाजार में इसकी कीमत 500 से 6,000 रुपए तक होती है। भारत में करीब 800 साल से बन रही कोल्हापुरी चप्पलों के डिजाइन को दुनिया भर में जाना जाता है। इस बात को जानते हुए भी इटली की फैशन कंपनी प्राडा ने खुलेआम इसकी डिजाइन को चुराकर अपने नाम से बेचना शुरू कर दिया। चमड़े वाली कोल्हापुरी चप्पलों को हाथ से बनाया जाता है। एक जोड़ी चप्पल को बनाने में 3 से 15 दिन का समय लगता है। सबसे पहले चमड़े को सुखाया जाता है, फिर इसे सब्जी के रंगों से प्राकृतिक तरीकों से रंगा जाता है, फिर चमड़े को काटकर इसे डिजाइन किया जाता है और आखिर में हाथों से सिलकर चप्पल को फाइनल फिनिशिंग दी जाती है। भारत की कोल्हापुरी चप्पल को साल 2019 में ही GI यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है। इस टैग के जरिए ये तय किया गया है कि इस डिजाइन की चप्पलों को खास करके महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बनाया जाता है। अब इटली की कंपनी के चप्पल डिजाइन चोरी करने पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में भी चर्चा हो रही है। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उचित कदम उठाने की मांग की गई। इस मुद्दे पर हमने कोल्हापुरी चप्पल के मार्केट में कुछ दुकानदारों से बात की और उनकी राय जानी। हम कोल्हापुर के बाज़ार में अभी आ चुके हैं। यही कोल्हापुर की चप्पल की दुकान है। इस पर हम दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे और उन्होंने जो रैंप पर देखा और जो कोल्हापुर चप्पल है, इनकी क्या भावना है इस चप्पल के बारे में और उस रैंप में दिखाई गई चप्पल के बारे में।
क्या भावना है उस रैंप? इटली में जो प्राडा कंपनी ने लॉन्च किए हुए कोल्हापुरी चप्पल है, उसके बारे में कोल्हापुर का कोई नाम लिया गया नहीं है, इसलिए, और वो इंडिया में बनी है, इसके बारे में कोई उधर उल्लेख किया नहीं है, इसलिए हम सब कोल्हापुरी चप्पल वाले जो है वो नाराजगी व्यक्त करते हैं। ये जो कोल्हापुरी चप्पल है, स्टार्टिंग प्राइस 600-700 से चालू होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 6,000, 5,000, 7,000 तक जाती है, मगर वो जो 1,20,000, 1.5 लाख में जो वो प्राडा जो ब्रांड ने बिकी है, वो बहुत ही कॉस्टली है। अभी ये देखिए, ये हमारी कोल्हापुरी चप्पल जो है, ये सब ट्रेडिशनल मॉडल उसमें दिखाई गए है रैंप वॉक में। क्या ये देखिए, ये सब कोल्हापुरी चप्पल जो कोल्हापुर में, हाँ, कोल्हापुरी असल कोल्हापुरी चप्पल जो है, वो पैटर्न उन्होंने सब यही कहीं से बनवा के लिए कारीगर से, और खुद का नाम देके। देखिए ये चप्पल है, इसमें से जो चप्पल से ऐसी डिजाइन वाला चप्पल वहाँ पे बनाया गया था। इटली में प्राडा नाम का एक ब्रांड है, वो ब्रांड ने कोल्हापुरी चप्पल एक फैशन शो में यूज किया है, उसमें खाली लेदर स्लीपर ऐसा ही खाली नाम दिया है, तो उसको वो कोल्हापुर का डिज़ाइन है, पारंपरिक डिज़ाइन है, 300 साल पुराना डिज़ाइन वो कोल्हापुर में जो फेमस है, उसी की उन्होंने कॉपी की है। तो उसका अपने देश का, हिंदुस्तान का और अपने कोल्हापुर का उसमें नाम होना चाहिए था, यही भावना हमारी है और वो होना चाहिए। ये केंद्र सरकार के माध्यम से हम विनती करते हैं कि उनकी तरफ से उन्होंने वो कंपनी को निवेदन दें और कोल्हापुरी चप्पल का नाम मेंशन करने के लिए सूचित करें। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात जयपुर के वैदिक हेरिटेज एवं पांडुलिपि शोध संस्थान की, जहां कागज, भोजपत्र और कपड़ों पर लिखी पांडुलिपियों से लेकर हर तरह की पांडुलिपियों का संरक्षण किया जा रहा है। पांडुलिपि, जिनमें छिपा होता है इतिहास, जिनमें उल्लेख होता है हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का, और इसी को संरक्षित करने की कोशिश हुई है जयपुर के गणगौरी बाजार में, जहां वैदिक हेरिटेज एवं पांडुलिपि शोध संस्थान की स्थापना की गई है। खास बात यह है कि संस्थान का निर्माण पूर्णतः वैदिक संस्कृति के संरक्षण की भावना को केंद्र में रखकर किया गया है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन दिल्ली द्वारा इस संस्थान को MRC यानी मैन्यूस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर और MCC यानी मैन्यूस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। हमारे पास भोजपत्र की भी कुछ पांडुलिपियाँ हैं, ताड़पत्र के ऊपर हमारे पास में पांडुलिपियाँ हैं, कागज पे है, कपड़े पर है और धातु पर भी पांडुलिपियाँ हैं, और जो पत्थरों में अभिलेख के रूप में भी हमारे पास में कुछ एविडेंस हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके का भी हमें साहित्य जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है वो हमें मिलता है, उसी रूप में हमको, चाहे वो कठोर धरातल का हो या कोमल धरातल का हो, हम उसको संरक्षित करने का काम करते हैं। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य देश की प्राचीन पांडुलिपियों का सूचीकरण, संरक्षण, संवर्धन एवं डिजिटलीकरण करना है। अब तक इस संस्थान द्वारा 29,000 पांडुलिपियों का सूचीकरण एवं 1,80,000 दुर्लभ पत्रों का संरक्षण किया जा चुका है। इन पांडुलिपियों में धर्म, दर्शन, खगोल, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, साहित्य, इतिहास, तंत्र और पुराण जैसे विषयों का समृद्ध ज्ञान समाहित है। पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ पांडुलिपियों पर काम होना चाहिए, करना है, और इसके लिए ज्ञान भारतम मिशन की जो परियोजना है, वैदिक हेरिटेज एवं पांडुलिपि शोध संस्थान राजस्थान संस्कृत अकादमी के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान में चलाई जा रही है कि राजस्थान के सुदूर अंचलों में जितनी भी बिखरी पड़ी ज्ञान राशि है उसको चुन करके हम लाएं और उनका संरक्षण करें। तो सर्वे के दौरान अब तक मैम हमने करीब 5 लाख पांडुलिपियों का सर्वे हम कर चुके हैं, जिन पर काम होना है। 29,000 का हम सूचीकरण करके भारत सरकार के पोर्टल पर हम अपलोडेशन कर चुके हैं, जिसको हम भारत सरकार के कृति संपिता पर जाकर के देख सकते हैं। उनके प्रथम पत्र, उसका अंतिम पत्र और उसकी सूचीवार सब कुछ उसके ऊपर हमने फीड कर दिया है, अपलोड कर दिया है।
इस संस्थान ने न केवल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य किया है, बल्कि पांडुलिपि विज्ञान और लिपि अध्ययन को भी व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया है। पांडुलिपि प्रदर्शनी, व्याख्यान, कार्यशालाएं और संस्कृत सप्ताह जैसे आयोजनों के माध्यम से ये संस्थान शोधार्थियों, संस्कृत प्रेमियों और पांडुलिपि विशेषज्ञों के लिए एक समर्पित मंच बन चुका है। रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। कब तक दिल्ली में बरसेंगे बादल? जी हाँ, नजरें इन दिनों आसमान पर हर किसी की टिकी हुई हैं। कुछ दिनों से छुटपुट बादलों की घेराबंदी तो है, लेकिन मानसून के झमाझम अब तक दूर है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में मानसून की चाल फिलहाल धीमी है, लेकिन इस रुख में बदलाव होने वाला है। सुनने कुछ राजस्थान के हिस्से और पंजाब हरियाणा का कुछ हिस्सा कवर हुए। थोड़ा जो हिस्सा बचा हुआ है वो राजस्थान, जहाँ हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट यूपी के कुछ हिस्से बचे हुए हैं। तो हमारा अनुमान ये है कि आने वाले 3 से 4 दिन में ये पूरा इंडिया मानसून से कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग एनसीआर दिल्ली। अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें तो हमारा ये अनुमान है लाइट रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। फिर 28 इवनिंग से हमारा अनुमान है जहां रेनफॉल इंटेंसिटी बढ़ना चाहिए, फिर लाइट मॉडरेट रेनफॉल आने का पॉसिबिलिटी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून पूरी तरह एक्टिव है। निचले राज्यों की बात की जाए तो लो प्रेशर बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक एक ट्रफ बना हुआ है जो मानसून के लिए फेवरेबल है। सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहां रेनफॉल ऑलमोस्ट आने वाले 7 दिन कंटिन्यू ही रहेगा। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कंटिन्यू रहेगा। हिमालय में भी, स्पेसिफिकली उत्तराखंड में आने वाले 6 से 7 दिन वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। पूरे देश में 2 हफ्तों के दौरान सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, कंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार और विदर्भ में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण के राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी भारी बारिश का अनुमान है। तेज हवाओं की वजह से कर्नाटक, तमिलनाडु में रेड अलर्ट है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के यानम में 29 जून तक हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र, गुजरात में अगले 7 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में 2 जुलाई तक कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में अगले 7 दिन तक बारिश होगी। फिर 27 जून को जो हमारे क्षेत्र हैं सिरमौर है, सोलन, शिमला है, साथ में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और मंडी है, यहाँ पे 1-2 स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। तो इसको देखते हुए हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। 29 जून से फिर से एक बार पिकअप करेगी पूरे प्रदेश में और 29 जून से लेकर 1 जुलाई तक पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है। साथ में इसी दौरान जो वेदर एक्टिविटी 29 जून को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे पीक एक्टिविटी रहेगी 29 जून को। तो इसको देखते हुए 29 जून को इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। साथ में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, यहाँ पे हैवी रेनफॉल भी हो सकती है इसी दौरान। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में मानसून की तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं रहने का अनुमान है। हालांकि 1-2 जगह हैवी या वेरी हैवी रेन हो सकती है।
जब आप पैटर्न चेंज की बात करते हैं तो उसमें ये देखा जा रहा है कि भाई जो सीवियर वेदर इवेंट है जो कि लार्ज एरिया को कभी कभी इम्पेक्ट कर जाती है, तो वो ईयर टू ईयर में एक एक दो इवेंट ऐसी दिख रही है कि उसकी वजह से नुकसान भी होता है। देखिए हम लोग 1 वीक तक का ही अनुमान देते हैं, तो अभी 1 वीक का जैसे मैंने बताया कि हल्की से मध्यम बारिश ज़्यादा है वही दिख रही है और कोई एक्सट्रीमली हैवी रेन्स है नहीं। वेरी हैवी रेन या हैवी रेन इक्का दुक्का मिलती है, तो ये तो सीजन में मिलती रहती है। मॉनसून फिलहाल पूरे देश में सक्रिय है और अगले 2 सप्ताह तक अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है, जिसे खेती किसानी के लिए एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। देहरादून से अंकित शर्मा, शिमला से विकास शर्मा, दिल्ली से कुमार कुणाल और मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।